हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको वैदिकोत्तर काल के बारे में पढ़ा रहा था, तो वैदिकोत्तर काल के बारे में मैंने आपको क्या-क्या बताया? मैंने आपको बताया था कि वैदिकोत्तर काल यानी कि पोस्ट वैदिक काल, और पोस्ट वैदिक काल में तमाम घटनाएं एक साथ घट रही थी। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसी समय, इसी काल में सूत्र साहित्यों का विकास हुआ, इसी काल में महाजनपदों का उदय हुआ, इसी काल में द्वितीय नगरीकरण हुआ, धार्मिक आंदोलन हुए, ये तमाम विदेशी आक्रमण हुए, तमाम चीजें। तो इसमें मैं आपको सूत्र साहित्यों का विकास और महाजनपदों का उदय और महाकाव्यों के बारे में, जैसे रामायण महाभारत के बारे में कितने कितने उसमें श्लोक हैं, क्या है, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और आज मैं आपको द्वितीय नगरीकरण का टॉपिक लेकर आया हूँ कि द्वितीय नगरीकरण आखिर कैसे हुआ। ठीक, इस काल में द्वितीय नगरीकरण कैसे हुआ। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है द्वितीय नगरीकरण, तो ये किस काल में द्वितीय नगरीकरण हुआ? वैदिकोत्तर काल। मैं अभी कौन सा आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? वैदिकोत्तर काल पढ़ा रहा हूँ, पोस्ट वैदिक काल पढ़ा रहा हूँ। उसी पोस्ट वैदिक काल में, यानी कि 600 से 600 बीसी से 300 बीसी, ये कौन सा पीरियड है? वैदिकोत्तर काल का पीरियड है। इसी पीरियड में द्वितीय नगरीकरण भी हुआ था। तो द्वितीय नगरीकरण तो प्रथम भी रहा होगा। भाई, द्वितीय नगरीकरण है तो प्रथम भी रहा होगा, तो प्रथम कब हुआ था? इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि प्रथम नगरीकरण कब हुआ था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम नगरीकरण हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को ही प्रथम नगरी क्रांति कहते हैं। द्वितीय नगरीकरण का समय क्या है? 600 बीसी है। आइए इसको देखते हैं कि कैसे कैसे ये हुआ। द्वितीय नगरीकरण का समय क्या है? 600 बीसी है। यह स्थान क्या है? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, यानी कि गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण हुआ था। कारण क्या है? लोहे के व्यापक प्रयोग से होने वाली आर्थिक क्रांति। तो लोहा आपको 1000 बीसी में मिला था, अतरंजी खेड़ा एटा यूपी। तो लोहा तो मिल चुका है, और हम पढ़ क्या रहे हैं? पोस्ट वैदिक काल 600 से 300 बीसी, यानी कि उसके आगे, यानी कि लोहा हमारे पास है। तो जब लोहा हमको मिला तो हमने भयानक जंगलों को साफ करके और गहरी जुताई करके कृषि अवशेष कर लिया। और जब कृषि अवशेष कर लिया तो फिर इसके बाद विनिमय मेरा चालू हो गया, फिर व्यापार मैं करने लगूंगा। फिर ठीक, फिर व्यापारिक श्रेणियां बनने लगेंगी। तो जब व्यापार करूंगा तो कुछ लेन देन इधर उधर करूंगा, तो लेन देन को कहाँ लिखूंगा? लेन देन को लिखने के लिए भी तो चाहिए, तो लिपि का विकास हो जाएगा उसी समय। मुद्रा आएगी, लिपि का विकास होगा। फिर धीरे 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 नगर विकसित होने लगेंगे। प्राक नगर मतलब नगर, धीरे धीरे नगर बनने लगेंगे। ठीक, ये सारी क्रियाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा। लोहे का व्यापक प्रयोग होने वाला, इससे एक आर्थिक क्रांति आ गई। तो दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है: गंगा यमुना दोआब, लोहे का व्यापक प्रयोग से होने वाली आर्थिक क्रांति। ठीक, अच्छा, इसको मैं आपको एक उदाहरण से भी बताता हूँ कि मैं आपको मेसोपोटामिया जब बता रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि ये मान लीजिए ये इराक है। ऐसे ही इराक का मैंने आपको बनाया था। इसमें दो नदियाँ दजला और फरात, ये इराक है। मैंने मेसोपोटामिया मान लीजिए है, मेसोपोटामिया का नक्शा मैंने बनाया। ठीक, इराक में मेसोपोटामिया है। तो ये दो नदियाँ, ये दजला ये फरात, आती हैं और आके मिलती हैं। तो ये क्या बन गया? ये क्षेत्र आपका क्या बन गया? दोआब बन गया। और जब ये दोआब बन गया, तो यहीं पे तो पहले क्या मैंने बताया था आपको कि यहीं पे लोग जंगली आदमी रहते थे, तो यहीं पे सभ्य हुए, यहीं पे लिपि का विकास हुआ था, यहीं पे पहली बार मुद्रा आई थी। तो यहीं पे छोटे छोटे नगर आए थे, प्रोटो टाउन्स आए थे, जैसे सुमेर, बेबीलोन, अक्कद, उर, ये सारे नगर दक्षिणी मेसोपोटामिया में आए थे। जाके देखिएगा लेक्चर को। तो यहाँ भी वही स्थिति है, यहाँ भी क्या है? दोआब है, यहाँ भी दोआब मिल गया। तो जब दोआब मिला तो कृषि अवशेष हुआ, और कृषि अवशेष से तमाम छोटे छोटे नगर होने लगे, मुद्रा का विकास हुआ, लिपि आई, व्यापारिक व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगी मेसोपोटामिया से, और इंडस वैली सिविलाइजेशन आपस में व्यापार होने लगा। तो सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये दोआब है, और दोआब से कृषि अधिशेष हो रहा है, एग्रीकल्चरल सरप्लस हो रहा है। तो सेम यही स्थिति है पोस्ट वैदिक काल में।
पोस्ट वैदिक काल में क्या हुआ कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में लोग चले गए, और जब गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहां भी कृषि अवशेष होने लगेगा। लोहा तो था ही उनके पास, लोहे से लोहे के हल बना लिए और हल से गहरी जुताई करने लगे, और ढेर सारे जंगलों को साफ कर दिए, तो तमाम उपजाऊ क्षेत्र मिल गया। अब गहरी जुताई भी होने लगी और उपजाऊ क्षेत्र भी मिल गया, तो कृषि अवशेष बहुत ज़्यादा होने लगा। और जब कृषि अवशेष बहुत ज़्यादा होगा तो विनिमय बढ़ेगा, धीरे धीरे विनिमय के साधन में मुद्रा आएगी, फिर जब मुद्रा आ जाएगी तो फिर व्यापार होगा, फिर आंतरिक व्यापार होगा, फिर बाह्य व्यापार हो जाएगा, और फिर देखते देखते नगर का विकास हो जाएगा, बड़े बड़े नगर बन जाएंगे। ठीक, तो लोहे के व्यापक प्रयोग से होने वाली आर्थिक क्रांति। ठीक, अच्छा ये चीज आपको समझ में आ गई। 600 बीसी के आसपास द्वितीय नगरीकरण हुआ, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र था स्थान, और कारण क्या था? लोहे का व्यापक प्रयोग। लोहे के व्यापक प्रयोग से बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति हुई। अच्छा, इसका प्रभाव क्या हुआ? आखिर में इसका नगरीकरण का प्रभाव या परिणाम क्या हुआ? ये चीज आपको बहुत ध्यान देने लायक है, इसका प्रभाव क्या हुआ। तो मैंने इसको 4 भागों में बांट दिया है। पहला, प्राक नगर आए, तो ये चीज मैं आपको अभी बताया हूँ जस्ट, कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि अवशेष हुआ, फिर यहीं पे छोटे छोटे प्राक नगर आए। तो ऐसे ही यहाँ पे इसका प्रभाव क्या हुआ कि प्रोटो टाउन्स, छोटे छोटे नगर आए, जैसे चंपा चंपा फिर राजगिरी, श्रावस्ती, वाराणसी, साकेत, कौशाम्बी, ये तमाम नगर आ रहे हैं। ये नगर कैसे आ रहे हैं? क्योंकि ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से कृषि अवशेष हुआ, कृषि अवशेष से विनिमय विनिमय हुआ, एक्सचेंज हुआ, विनिमय में समस्या आई तो मुद्रा आ गई, मुद्रा आई तो जब मुद्रा आई तो आंतरिक व्यापार शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ, और धीरे धीरे एक नगर डेवलप हो गया। तो प्रोटो टाउन्स मतलब आदि नगर, यानी कि नगर नगर के बनने से जस्ट पहले की कंडीशन। ठीक, तो 5 6 ये 6 नगर हैं। अच्छा, इन 6 नगरों का जिक्र बहुत बौद्ध साहित्यों में मिलता है। इन सभी 6 नगरों का जिक्र बौद्ध साहित्य में मिलता है। कौन कौन है? चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, वाराणसी, साकेत, कौशाम्बी। ठीक, तो द्वितीय नगरीकरण का क्या प्रभाव हुआ? प्राक नगर आए, प्रोटो टाउन्स आए, लिपि भी आएगी। लिपि भी आएगी भाई ने, भाई जब व्यापार होगा तो व्यापार होगा तो कुछ लिखने उखने के लिए चाहिए कि मैं आपको 10 रुपए अगर दिया, मैंने आपको कुछ दिया, तो उसको कहाँ मैं नोट करूंगा? कहाँ कुछ नोट करना पड़ेगा ना, तो नोट करने के लिए लिपि चाहिए। तो लिपि का विकास हुआ पहली बार लिपि आई। कौन सी लिपि है पहली बार? ब्राह्मी लिपि है, सबसे प्राचीनतम लिपि मानी जाती है ब्राह्मी। हालांकि इस ब्राह्मी से पहले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि है, लेकिन इसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए ये सबसे प्राचीनतम क्या हम मानते हैं? ब्राह्मी लिपि को मानते हैं, क्योंकि ब्राह्मी लिपि को हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक, तो पहली बार लिपि आ रही है, वो भी ब्राह्मी लिपि। अच्छा, ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? पिपराहवा से साक्ष्य मिला, आगे बताऊंगा मैं इसको। पिपराहवा से इसके साक्ष्य मिले हैं ब्राह्मी। तो सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? लिपि ब्राह्मी लिपि। और पहली बार लिपि, तो पहली बार लिपि लिपि पहली बार क्यों आ रही है? मुद्रा पहली बार क्यों आ रही है? क्योंकि ऋग वैदिक काल में जंगली थे, लेटर वैदिक काल में कृषि करने लगे, लेकिन ऐसा कोई पर्याप्त अधिशेष कृषि अधिशेष नहीं हो पा रहा था। तो जब ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, तब कृषि अवशेष होने लगेगा। और जब कृषि अवशेष होने लगेगा तो भाई कृषि अवशेष होगा तो फिर व्यापार होगा, मुद्रा आएगी, लिपि आएगा। तो लिपि पहली बार लिपि ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीनतम है। मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा है, इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि ब्राह्मी से पहले की है, लेकिन इसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए हम सबसे प्राचीनतम लिपि किसको मानते हैं? ब्राह्मी लिपि को, क्योंकि इसको हम पढ़ लिए हैं। ठीक, तो लिपि का विकास हो रहा है। और व्यापारिक श्रेणियों का उदय, भाई मैंने बताया ना कि आंतरिक व्यापार होगा, बाह्य व्यापार होगा। तो आंतरिक व्यापार तो व्यापारिक श्रेणी, छोटे छोटे श्रेणियां बनने लगेंगी। जैसे लिखा मैंने, एक ही प्रकार के व्यापार करने वालों का संगठन। ये जो व्यापारिक श्रेणियां हैं, इनका उद्भव होगा इसी काल में होगा। क्यों? क्योंकि लिपि आ गया, तमाम चीजें आ गई, प्राक नगर हो गया, मुद्रा आ गई, तो व्यापार भी होगा। तो एक ही प्रकार के व्यापारिक श्रेणियां का मतलब, एक ही प्रकार का मतलब ये हुआ कि
जैसे बुनकर हैं तो बुनकर लोग एक ही काम करते हैं, तो उन बुनकरों ने मिलकर एक संगठन अपना बना लिया, तो बुनकरों का संगठन, यानी कि यह एक व्यापारिक श्रेणी हो गई। जैसे मान लीजिए कि कोई लोहा लोहा से कोई उपकरण बना, तो उन लोहों का मिल के जैसे कोई हल बना रहा है, तो अब सारे जो जो जितने लोग हल बनाएंगे वो अपना एक संगठन बना, तो ऐसे ऐसे एक ही प्रकार के व्यापार करने वालों का संगठन बन जाएगा। उनको बुन जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया बुनकरों का संगठन, ठीक। ये व्यापारिक श्रेणियों का इसी समय उद्भव होगा, ठीक। और उसमें ये बुनकर उदाहरण में श्रेष्ठी, अच्छा श्रेणियों के हेड को श्रेष्ठी, छोटा सा आपका इंफॉर्मेशन है, श्रेणियों के हेड को श्रेष्ठीन कहते हैं, व्यापारिक काफिलों के हेड को सार्थवाह कहते हैं, ये आप दिमाग में बस रखिएगा। मुद्रा, अच्छा ये आप ये इतना तो आपको समझ में आ गया कि द्वितीय नगरीकरण का परिणाम या प्रभाव क्या हुआ, कि जब द्वितीय नगरीकरण होने लगा तो ये सारी चीजें, ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए अब प्राक नगर आ रहे हैं, प्रोटो टाउन्स आ रहे हैं, लिपि पहली बार आ रही है। तो कोई, मैंने आपको बताया था कि ये इत्तेफाक नहीं है कि मुद्रा पहली बार आएगी पोस्ट वैदिक काल में, कोई इत्तेफाक, क्योंकि पोस्ट वैदिक काल में ही कृषि अधिशेष हो रहा है, पोस्ट वैदिक काल में ही, तो लिपि भी तो उसी काल में आएगी, मुद्रा भी तो उसी काल में आएगी, ठीक। तो व्यापारिक श्रेणी, ब्राह्मी लिपि, व्यापारिक श्रेणियों का उद्भव होने लगा इसी काल में। अच्छा मुद्रा, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि पहली बार मुद्रा आई, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, मैंने आपको बताया कि क्यों वैदिकोत्तर काल में ही मुद्रा आती है, ये मैं आपको अभी बताया क्यों, क्योंकि कृषि अधिशेष और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र इसी काल में, गंगा यमुना दोआब में क्षेत्र में लोग पहुंचे और कृषि अधिशेष हुआ। कृषि अधिशेष कैसे हुआ, लोहे का व्यापक लोहे के हल बना लिए, इससे गहरी जुताई करने लगे और ढेर सारे जंगलों को साफ करके तमाम उपजाऊ क्षेत्र इकट्ठा कर लिए। तो जब उपजाऊ क्षेत्र और हल हो गया तो इससे क्या उत्पादन बढ़ गया, जब उत्पादन बढ़ गया, उत्पादकता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कृषि अधिशेष होगा, कृषि अधिशेष होगा तो विनिमय के साधन होने लगेंगे, फिर विनिमय के साधन के रूप में मुद्रा आएगी, जब मुद्रा आ जाएगी तो फिर व्यापार बढ़ जाएगा, व्यापार आएगा तो फिर आंतरिक व्यापार होगा, बाह्य व्यापार होगा। अच्छा व्यापार को कहीं लिखने के लिए कुछ चाहिए तो लिपि आ जाएगी, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, लिपि, ये सारी चीजें। अच्छा मुद्रा क्या थी उस समय, पहली बार जब मुद्रा आई, तो जब पहली बार मुद्रा आई तो इसका नाम पंचमार्ग मुद्रा है। ये क्या है भाई पंचमार्ग, तो उस समय क्या करते थे लोग कि कोई धातु का टुकड़ा लिए, ऐसे मान लीजिए ऐसे कोई धातु का टुकड़ा लिए, ठीक, और उसी धातु के टुकड़े पे ऐसे पंच कर दिए, पंच करके कोई मार्क या चिन्ह बना दिए, ठीक। कोई धातु का टुकड़ा लिए छोटा सा, उसी पे क्या किए पंच करके कोई चिन्ह बना दिए, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं पंच मार्क्ड, पंच मार्क्ड। अच्छा हिंदी में इसको क्या कहते हैं आहत मुद्राएं, आहत मुद्रा क्यों, क्योंकि इसको आहत कर रहे हैं, पीट के इसको आहत मार रहे हैं, आप भी आहत हुए होंगे किसी से, तो इसको आहत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आहत कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं इसको, तभी तो चिन्ह बनेगा। तो पंचमार्ड भी इसको कहते हैं या आहत मुद्रा भी कहते हैं। इसका समय है लगभग 500 बीसी, 500 बीसी के आसपास ये मुद्रा आई। अच्छा इस मुद्रे में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग हुआ था, तो चांदी का हुआ था, हालांकि और भी धातुओं की मुद्रा बनी थी, लेकिन मुख्य रूप से जो पंचमार्ड मुद्रा थी इसमें मुख्य रूप से चांदी का ही प्रयोग हुआ है। इस बात को ध्यान दें, यानी कि पहली बार मुद्रा किसकी आई है, चांदी की मुद्रा आई है। तो आपके दिमाग में ये भी होगा कि जब पहली बार मुद्रा चांदी की आई है तो सोने की मुद्रा कब आएगी, भाई चांदी की मुद्रा आ गई तो सोने की भी तो आएगी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन आता भी है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, फिर क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, फिर क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए। ये तमाम क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, यहाँ पे केवल आपको चांदी के सिक्के मिलेंगे और आगे चल के सोने के सिक्के भी मिलेंगे, उन पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पोस्ट मौर्य पीरियड में मिलेगा आपको। पोस्ट मौर्य पीरियड मतलब मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य काल के बाद का काल मौर्योत्तर काल। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं प्राक मौर्य काल, यानी मौर्य काल के जस्ट पहले, या वैदिकोत्तर काल भी इसको कहते हैं, पोस्ट वैदिक काल,
ठीक। तो ये मुद्रा पंचमार्ड या हाथ मुद्रा, इसको आप दिमाग में रखिएगा। पंचमार्ड क्यों कहते, पंच करके मार्क्ड यानी चिन्ह बना दिया गया। और आहत मतलब इसको, या इसको हिंदी में आहत कहते हैं, तो आहत मतलब इसको पीट के ही तो चिन्ह बनाएंगे, इसलिए आहत मुद्रा भी कहता है। इसमें मुख्यतः चांदी का प्रयोग हुआ है। तो अब सोने के मुद्रा कब आएंगे, ये मौर्योत्तर काल में आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक। तो आपको ये सारी चीजें अब लगभग लगभग समझ में आ गई होंगी कि प्रथम नगरी क्रांति, ये तो द्वितीय नगरीकरण मैंने बताया था। प्रथम नगर मैंने कब बताया था आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी क्या था, वहां भी कृषि अधिशेष हुआ था किसी कारण से। और वही फेनोमेना मेसोपोटामिया में भी मैंने बताया था कि मेसोपोटामिया में दजला और फरात नदियां थे, उनके बीच का दोआब क्षेत्र था। फिर वही फेनोमेना गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, मतलब ये देखिए एक ही फेनोमेना सारी जगह लागू हो रहा है। तो उस आपको उस लेक्चर को जाके जरूर देखना है, जिसमें मैंने ये फिनोमेना आपको बताया है कि कैसे कैसे वो जंगली आदमी और सभ्य हो जाता है। तो उस चीज को जाके देखिएगा। ठीक। तो इसमें मैं आपको द्वितीय नगरीकरण के बारे में बताया कि वैदिकोत्तर काल में द्वितीय नगरीकरण में के प्रभाव क्या क्या पड़ा और क्या वो कब हुआ। बस क्वेश्चन आपसे इतना में आपका सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो ये तो द्वितीय नगरीकरण हो गया। अब आगे मैं अ, विदेशियों के आक्रमण, विदेशी आक्रमण भी कुछ हुए हैं इसमें, दो आक्रमण, विदेशी आक्रमण हुए, उसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा धार्मिक आंदोलन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और उसमें हम ज़्यादा समय लेंगे क्योंकि उसके अंदर डीप तक चलेंगे। ठीक। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।